ओनली एग्ज़ाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका ध्यान दीजिएगा, तापमान से जुड़ा हुआ बात है। ठीक है, फिर जो है तापमान प्रसार है और कैलोरी भी मिति है। इससे जुड़े हुए प्रश्न जो है एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और सब प्रीवियस ईयर जो है टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं, वही करवा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। जो कि 1 नंबर क्वेश्चन जो है 1510 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो ये जो है गैलीलियो द्वारा माना जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए 1511 नंबर, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो देखिएगा, यह एक चिकित्सक उपकरण है, ये तो सही बात है, यही आंसर हो गया। आगे देखिए, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखने में मदद करती है। तापमान बनाए रखने में मदद करती है। तो सर्किट पूरा करके तापमान बनाने में मदद करती है कौन? तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आपका उष्म प्रवैगिकी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिए 15 नंबर, जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहा जाता है। तो उसे जो है हिमांक बिंदु कहा जाता है। आगे देखिए, कह रहा है क्या, किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है? तो ये जो है आपका परासरण है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिए, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है? तो ये जो है आपका एंडर्स सेल्सियस, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व को जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता था? तो ये जो है आपका मरकरी, ऑप्शन बी। क्रायोजेनिक को दर्शाता है तो कम तापमान, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे, मानव शरीर का औसत तापमान है तो 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो क्या करना होगा? तो दिए गए तापमान में 273 जोड़ने होंगे, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 22 नंबर क्या कह रहा है, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। तो ध्वनि की गति होगी 331 मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पे 332 अगर रहता तो वही आंसर होता, इसे 332 नहीं दिया हुआ है, तो आंसर यही होगा। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो 298 केल्विन, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? ऑक्सीकृत आसानी से जो है नहीं होता है, तो मिश्र धातु, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? कह रहा है केल्विन से आपको सेल्सियस में बदलना है, तब क्या करना होगा? तो दिए गए तापमान में 273 घटाना होगा, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान जो है क्या होता है? तो तापमान जो है परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर, यानी ठोस को पिघलने के दौरान उसका तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिएगा 27 नंबर, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, जल का बाष्पीकरण पर होता है? तो बाष्पीकरण पर होता है तो सभी तापमान पर होता है। जल का जो है बाष्पीकरण जो है आपका सभी तापमान पर होता है। आगे देखिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने पर होता है। केल्विन पैमाने पर 273 केल्विन होता है। आगे, बर्फ़ का गलनांक बिंदु है, तो बर्फ़ का गलनांक बिंदु है 273.16 केल्विन, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 डिग्री क्या करना होगा? तो 273 डिग्री घटाना होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? तो चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
आगे देखिएगा, जल किस तापमान पर तरल और गैसीय दोनों अवस्थाओं में होता है? तो तरल और गैसीय दोनों अवस्था में होता है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? तो ये जो है ऑप्शन डी यानी 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या कहा, किस तापमान पर पानी तरल और ठोस दोनों अवस्था में हो सकता है? तो 0 डिग्री पर। अभी बताएं कि किस तापमान पर तरल और गैस दोनों में होगा? तो 100 डिग्री। तरल और गैस दोनों 100 डिग्री, तरल और ठोस दोनों तो 0 डिग्री। आगे ये 35 नंबर देखिए, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? यानी तापमान को क्या चीज़ से मापा नहीं जा सकता है? तो पास्कल से, क्योंकि दाब का होता है पास्कल, बाकी सभी से मापा जाता है। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में 273 घटाना होगी। तो 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे आइए, जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके करके की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आपका तापीय अपघटन कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेती है और जलने लगता है? आग पकड़ लेती है और जलने लगता है तो प्रज्वलन ताप कहलाता है, ऑप्शन ए। आगे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो ये सबका फॉर्मूला होता है, ऐसे हम फिर करेंगे। चलिए इसको देख लीजिए, न्यूमेरिकल है, इसको आपको बनाना है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब कह रहा है -200 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा? तो बराबर जो है आपका -328 डिग्री होगा फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को किसके द्वारा तय किया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल कितना डिग्री पर जो है अभिमुख होते हैं? तो कितना डिग्री पर अभिमुख होते हैं? तो -40 डिग्री पर अभिमुख होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। आगे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर जो है कितना डिग्री सेल्सियस होगा? तो ये जो है आपका 35 डिग्री सेल्सियस होगा। ये निकाला जाता है ना? तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, निकल जाएगा। आगे 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल कितना डिग्री अलग होते हैं? कितना डिग्री जो है अलग होते हैं? तो 180 डिग्री अलग होते हैं। आगे आइए, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? तो ये सारा के सारा निकल जाएगा, फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रहेगा ना, तो आपको एक सूत्र याद रखना है, 1.8 सी प्लस 32 इक्वल बराबर है, तो ये एफ बराबर है, एफ बराबर फ़ारेनहाइट निकालना है तो यहाँ सेल्सियस रख देना है और 32 जोड़ देना है, ठीक है। ये जो है शॉर्ट फार्मूला है, उसी का काट करके बनाया गया है शॉर्ट, ठीक है। तो इस पर जो है आप ये निकाल सकते हैं, यहाँ रखेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब दो निकाय ऊष्मीय संपर्क में होते हैं तो उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह तब होगा जब उनके अलग अलग होंगे। तो क्या अलग अलग होंगे? तो देखिएगा तापमान अलग अलग होंगे। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे ये -100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है? तो ये जो है -148 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अभी बताएं, उस पर ये निकल जाएगा, ठीक है। आगे ये 50 नंबर जो है इसको मिला लीजिए, आपको बना लेना है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। नहीं बनेगा फिर बाद में हम ये सबको करवाएंगे। आगे 51 नंबर क्वेश्चन जो है इसको ही आंसर मिला लीजिए, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। कह रहा है कितना डिग्री सेल्सियस बराबर 167 फ़ारेनहाइट होगा? तो यहाँ जो है आपका 75 डिग्री सेल्सियस बराबर 167 फ़ारेनहाइट होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन बी होगा, आयरन। आगे देखिएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो ये जो बताया अभी उस पर जो है ये बिल्कुल से बिल्कुल निकल जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्च गुणांक होता है। तो ये जो है एल्कोहल। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो 273.15 केल्विन। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार जो है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए आंसर सही है। आगे देखिए, लौ 3 भागों से बनी होती है, सबसे आंतरिक भाग, मध्य भाग और सबसे बाहरी भाग। लौ का सबसे आंतरिक भाग काला क्यों होता है? आंतरिक भाग काला क्यों होता है? तो बिना जले हुए कार्बन
कणों की मौजूदगी के कारण। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, 2012 में आईआईटी कानपुर में ताप विनियमित ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ये जो है कोकून की संरचना से। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होंगे? तो कह रहा है किसके बराबर होंगे, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, डी 0 केल्विन के बराबर होंगे। आगे देखिएगा, कह रहा है शीतन के साथ होता है, तो शीतन के साथ होता है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण शीतन के साथ होता है। आगे देखिए, ताप स्थानांतरक पृष्ठ पर फिन्स क्यों लगाया जाता है? तो ये जो है ताप ट्रांसफर क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? तो इसका आंसर जो है आपका -40 डिग्री। हाँ, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होगा, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री पर। आगे आगे देखिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है। आगे देखिए, इसके बाद धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव्य अवस्था में रहता है, द्रव्य अवस्था में रहता है, तो कौन होगा? तो ये पारा होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है, तो वह है कौन? तो भरण प्रणाली तापमापी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, 68 नंबर, कह रहा है ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालकता, संवहन और विकिरण से होता है। तो देखिएगा, इसका आंसर जो है वाइल भट्टियों में। कहाँ होता है इससे? तो वाइलर भट्टियों में। ऑप्शन सी सही आंसर। 69 नंबर, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है, तो संवहन। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। और ठोस रहेगा तो चालन हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन एक विस्तृत गुण है? विस्तृत गुण है, तो ये ताप क्षमता। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। केल्विन प्लांक का सिद्धांत उपयोगी है, तो ताप का कार्य में संरक्षण के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। एसआई इकाई में थर्मल चालकता की इकाई है, थर्मल चालकता की इकाई जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे, एक आइसोथर्मल प्रक्रिया नियंत्रित होती है, तो ये जो है बॉयल के नियम, बॉयल के नियम। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा, 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक विद्यार्थी एक बीकर में रखे जल को निरंतर उष्मा देता है और तापमान को समय के फलन के रूप में मापता है। वह पाता है कि जल का तापमान समय के साथ बढ़ता चला जाता है। कुछ समय बाद उष्मा देते रहने के बाद भी यह स्थिर रहता है। तापमान एक निश्चित चरण तक स्थिर रहता है। जल के स्थिर तापमान का मान क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उष्मागतिकी का शून्यमा नियम का आधार निम्न में से क्या है? तो शून्यमा नियम का आधार जो है तापमान माप है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा, एक पदार्थ की तापीय धारिता को किस तरह परिभाषित किया जाता है? तो किस तरह परिभाषित किया जाता है? तो देखिएगा, यहाँ पे आंसर जो है सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऐसा उपकरण जिसमें तापीय धारिता की कीमत पर तरल पदार्थ द्वारा कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है टरबाइन कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अनंत ताप क्षमता का एक बड़ा वस्तु के रूप में जाना जाता है, तो ये जो है तापीय ऊर्जा भंडार। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा, एक ब्लैक बॉडी रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली ऊर्जा की अधिकतम आवृत्ति किस पर आधारित है? तो ये जो है आपका तापमान पर आधारित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा, तापीय धारिता के निर्धारण को किस तापमान और दबाव पर यौगिकों को तापीय धारिता के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये जो है 25 डिग्री सेल्सियस और एक वातावरण। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, 81 नंबर क्वेश्चन, मोटरों को ओवरलोड होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रिले इनमें से कौन सा है? तो ये जो है तापीय रिले। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से तापमान मापक में जल के दूसरों की तुलना में अधिक हिमांक एवं क्वथनांक बिंदु दोनों हैं? तो ये जो है केल्विन पैमाने। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, न्यूमेरिकल टाइप का है, देख लीजिए। उष्मा की इकाई कैलोरी में 1 कैलोरी 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उत्पन्न करती है। तो ये जो है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिए, निम्न समूह में से कौन सा ताप का सबसे बुरा संवाहक है? सबसे बुरा संवाहक है तो निर्वात। ऑप्शन सी सही आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग में आर्क का तापमान लगभग कितना होता है? तो आर्क का तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग
किसके बराबर होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? तो रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है, तो इसका आंसर जो है तापीय प्रसार है। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है? कमरे के तापमान पर तरल है तो पारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कार्बन यौगिकों की प्रकृति की वजह से उनके गलनांक और क्वथनांक ऊंच होते हैं, तो ये जो है आपका सहसंयोजी। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है? रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है तो उच्च तापमान पर वायु की उपस्थिति में तांबे की तार को गर्म करना। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। जिन पदार्थों में बहुत कम प्रज्वलन तापमान होता है और जो आग की लौ से आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो ज्वलनशील। चलिए आगे देखिएगा, 92 नंबर क्वेश्चन। कमरे के तापमान को थोड़ा उच्च तापमान पर निम्नलिखित में से कौन कौन सा तत्व तरल अवस्था में आ जाता है? तो ये जो है आपका सीजीएम। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन। जूल के तापन प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा एच के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये जो है आपका धारा के वर्ग। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। चलिए दोस्तों, ये जो है आखिरी क्वेश्चन है। जूल के तापन प्रभाव के सूत्र को के रूप में निरूपित किया जाता है। विकल्पों में एच उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित करता है, आई जो है चालक के माध्यम से धारा प्रवाहित धारा है, आर प्रतिरोध है और टी समय अवधि है। तो अब जो है सूत्र को बताना है, क्या सूत्र होगा? तो एच बराबर VIT। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये तापमान से जुड़ा हुआ प्रश्न था और ये सभी जो है पूछे हुए प्रश्न हैं TCS के द्वारा रेलवे के एग्जामों में। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।